हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। डेली करंट अफेयर्स के सीरीज में आज हम लोग देखेंगे कि करंट अफेयर से बनने वाले महत्वपूर्ण एमसीक्यूज जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। तो चलिए देखते हैं कि आज का पहला प्रश्न क्या है। तो मध्य प्रदेश सरकार ने जनवरी 2025 में कौन सी योजना शुरू की है। ये हाल ही फिलहाल में ये न्यूज़ चर्चा में है, जो मध्य प्रदेश ने 2025 में कौन सी योजना शुरू की है। तो कुछ देर वीडियो को पॉज कीजिए और इसका सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब है ए, पार्थ योजना। मध्य प्रदेश सरकार ने जनवरी में ही ये योजना को शुरुआत किया है, जिसे पार्थ योजना के नाम से जाना जाता है। आइए देखते हैं ये पार्थ योजना क्या है। मध्य प्रदेश द्वारा राज्य स्तरीय युवा उत्सव समापन समारोह के दौरान युवाओं को भारतीय सेना, पुलिस, पैरामिलिट्री आदि में भर्ती से पहले उनकी शारीरिक एवं मानसिक प्रशिक्षण के लिए पार्थ योजना का शुभ आरंभ किया गया। आइए जानते हैं कि इससे युवाओं को क्या लाभ होगा। तो ये देखा जाए कि पार्थ योजना भारतीय सेना में भर्ती के लिए, पुलिस, पैरामिलिट्री के लिए ये स्कीम लाया गया है, जो युवाओं को एक सशक्तिकरण के रूप में बहाल किया जा सके। तो ये योजना इंडियन आर्मी, पुलिस, पैरामिलिट्री आदि भर्ती से पहले शारीरिक एवं मानसिक रूप से तैयार करने के उद्देश्य से पार्थ योजना का शुभारंभ किया गया है। पार्थ योजना का पूरा नाम पुलिस आर्मी रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग एंड हुनर, पुलिस रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग हुनर के नाम से जाना जाता है। इस योजना की शुरुआत सीएम मोहन यादव ने किया। ये स्टेट लेवल यूथ फेस्टिवल समारोह में शुरू किया गया था। खेल और युवा कल्याण मंत्री विश्वास सरंग ने इस योजना से बताया कि प्रदेश के देशभक्त एवं ऊर्जावान युवाओं को पुलिस एवं आर्मी के रोजगार तथा देश प्रेम की भावना जागृत करने के लिए पार्थ योजना की तैयार की गई है। तो ये पार्थ योजना युवाओं को एक इंडियन आर्मी, पुलिस बल तैनाती के लिए भर्ती करने के लिए एक योजना स्कीम तैयार किया गया है, जो युवाओं को शारीरिक दक्षता, लिखित परीक्षा एवं व्यक्तित्व विकास के लिए प्रशिक्षण विशेषज्ञों द्वारा प्रदान किया जाएगा। प्रशिक्षण केंद्र का संचालन संबंधित जिला खेल युवा कल्याण अधिकारी द्वारा किया जाएगा। ये प्रशिक्षण का निर्धारण संबंधित खेल अधोसंरचना के लिए गठित खिलाड़ी प्रशिक्षण कल्याण समिति द्वारा किया जाएगा। इसके कुछ क्राइटेरिया भी हैं, जो देखते हैं कि निश्चित मानदेय पर रखे जाने वाले प्रशिक्षण के न्यूनतम आहार, बीपीएड, बीपीआई, एनआईएस डिप्लोमा या राज्य स्तर का एथलेटिक्स खेल का खिलाड़ी होना अनिवार्य है। तो इस तरह देखेंगे कि हम की पार्थ योजना का मुख्य उद्देश्य युवाओं को भर्ती करना। तो चलिए आज का दूसरा प्रश्न देखते हैं। जनवरी 2025 तक हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंकिंग क्या है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं कि क्या है। तो इसका आंसर होगा सी, 85वां। तो ये जनवरी 2025 तक का ये हेनले पासपोर्ट इंडेक्स है। सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट रैंकिंग में भारत 5 पायदान नीचे किसका, सिंगापुर फिर से शीर्ष पर है। देखा जाए कि 2 दशकों में भारत की पासपोर्ट रैंकिंग काफ़ी उतार चढ़ाव आया है। 2006 में ये 71वें स्थान पर पहुंचा, लेकिन 2015 से 21 तक इसमें गिरावट देखी गई और 2021 में 90वें स्थान पर आ गई है। तो इस तरह देखेंगे कि 2025 में ये 80वें से 50वें स्थान पर आ गया है। यह इंडेक्स दुनिया भर के गंतव्य तक वीजा मुक्त पहुंचाने के आधार पर पासपोर्ट की रैंकिंग करता है। इसमें 195 गंतव्य तक वीजा मुक्त मिलती है, जो सिंगापुर ने शीर्ष स्थान हासिल किया है। भारत का पासपोर्ट अब बिना वीजा के 57 देशों की यात्रा की अनुमति देता है। तो 2006 में 71 प्लेस था और 2015 से 2021 तक काफ़ी
गिरावट देखी गई। और वहीं इस रिपोर्ट में दूसरे स्थान पर जापान है। संयुक्त अरब अमीरात ने सबसे महत्वपूर्ण छलांग लगाई और 10वें स्थान पे ये पहुंच गया। ये शीर्ष 10 में जगह बनाने वाले पहला अरब देश बन गया है। तो इस तरह देखेंगे कि हेनले पासपोर्ट रिपोर्ट का ये इस तरह का रैंकिंग किया गया। चीन हेनले ओपननेस इंडेक्स में भी ऊपर चढ़ा, जो दुनिया भर के सभी 199 देशों और क्षेत्रों को उनके राष्ट्रीयताओं की संख्याओं में अंक के अनुसार रैंकिंग करता है और वो बिना पूर्व वीजा के प्रवेश की अनुमति देता है। तो चलिए देखते हैं तीसरा प्रश्न। जनवरी 2025 में लेबनानी संसद द्वारा लेबनान के राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका सही जवाब होगा जोसेफ ऑन। जोसेफ ऑन है। लेबनानी सशस्त्र बलों के प्रमुख जनरल जोसेफ ऑन को 9 जनवरी 2025 को लेबनानी संसद द्वारा लेबनान के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। अक्टूबर 2022 में राष्ट्रपति मिशेल ऑन के कार्यकाल समाप्त होने के बाद ही लेबनान के राष्ट्रपति का पद 2 वर्ष से अधिक समय रिक्त था। लेबनान के संसद सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव पर आम सहमति बनाने के लिए मतदान के पिछले 12 दौर में विफल रहे थे। जनरल ऑन को एक ऐसा देश के पुनर्निर्माण का कठिन कार्य करना है जो इजरायल और ईरान समर्थित लेबनानी उग्रवादी शिया समूह हिजबुल्लाह के बीच 14 महीने के संघर्ष से तबाह हो गया है। आप देख ही रहे हैं कि ये इजरायल और ईरान का जो युद्ध चल रहा है। तो यहाँ देखें कि लेबनान में राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। राष्ट्रपति का चुनाव 128 सदस्यीय लेबनान संसद के द्वारा किया जाता है। जीतने वाले उम्मीदवारों को निर्वाचित होने के लिए दो तिहाई बहुमत की आवश्यकता होती है कम से कम, जिसमें 78 वोट हासिल करने की आवश्यकता होती है। लेबनान के प्रमुख जनरल जोसेफ ऑन मतदान के दौरान सदस्य के आवश्यक 2/3 वोट हासिल किया। उन्होंने सदस्यता की दो तिहाई वोट हासिल किया, जिसके बाद उन्हें राष्ट्रपति चुना गया है। तो इनका कार्यकाल 6 साल के लिए होगा। देखेंगे कि लेबनान की संवैधानिक व्यवस्था क्या है। लेबनान में बहुदलीय संसदीय प्रणाली है। लेबनान की संसद एक सदनीय है। संसद जो है एक सदनीय है, जिसमें नेशनल असेंबली कहा जाता है। 128 सदस्यों को जनता द्वारा 4 वर्षों की अवधि के लिए चुना जाता है। तो इस तरह देखेंगे कि जो लेबनान के राष्ट्रपति का चुनाव हुआ। कुछ बेसिक फैक्ट देखते हैं। लेबनान इसने देश की 1946 में अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की। लेबनान की राजधानी बेरूत है। मुद्रा लेबनानी पाउंड है। राष्ट्रपति जोसेफ ऑन है। तो आज का अगला प्रश्न देखते हैं। किस संगठन ने जनवरी 2025 में फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट जारी किया? तो इसका सही जवाब है विश्व आर्थिक मंच, जिसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम भी कहते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की फ्यूचर ऑफ जॉब रिपोर्ट 2025 में AI, बिग डेटा और सुरक्षा प्रबंधन विषयों की सबसे तेजी से बढ़ने वाली नौकरियों के रूप में बढ़ गया है। देखिए इसमें ये AI, बिग डेटा और सुरक्षा प्रबंधन, इसमें काफ़ी तेज़ी से नौकरियां बढ़ गई है। यह रिपोर्ट 55 अर्थव्यवस्थाओं में से 22 क्षेत्रों के 14 मिलियन श्रमिकों को कवर करने वाले 1000 से अधिक वैश्विक कंपनियों के डेटा पर आधारित है। WF द्वारा यह रिपोर्ट 2025 प्रकाशित की गई। 2030 तक 117 बिलियन नई नौकरियां
सृजित होगी। एआई अपने वैश्विक औसत से आगे है। आज के देखें कि भारत एआई, रोबोटिक्स, ऊर्जा प्रौद्योगिकी और सेमीकंडक्टर पर ध्यान केंद्रित कर रहा है और एआई अपनाने में वैश्विक औसत से आगे है। अगला प्रश्न देखते हैं। किस भारतीय कंपनी ने जनवरी 2025 में भूटान में पुनसांगचू द्वितीय जल विद्युत परियोजना में 2 इकाइयाँ चालू की है? तो इसका सही जवाब है भेल। भेल ने भूटान में पुनसांगचू सेकेंड जल विद्युत परियोजना को 2 इकाई को सफलतापूर्वक चालू करने की मील का पत्थर हासिल किया। यह परियोजना कुल 6x170 मेगावाट की क्षमता है। भारत और भूटान के बीच एक द्विपक्षीय समझौता के तहत निष्पादित की गई है। पश्चिमी भूटान पीएससी भूटान को वांगडू जिले में स्थित है। ग्रीनफील्ड जल विद्युत परियोजना का अक्षय ऊर्जा उत्पन्न करके डिजाइन किया गया। अगला प्रश्न देखते हैं। किस भारतीय राज्य सरकार ने जनवरी 2025 में हासिल उद्यमियों को सशक्त बनाने के किस भारतीय राज्य सरकार ने जनवरी 2025 में महिला उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए इम्पावर वज उड़ान पहल शुरू किया है? तो ये होगा नीति आयोग। नीति आयोग द्वारा ये पहल शुरू की गई है। इसमें महिलाओं को सशक्तिकरण के बात किया गया है, जिसमें न्यू शॉप के साझेदारी तथा खुदरा महिलाओं को उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए एम्पावर बीच का लॉन्च किया गया। नीति आयोग द्वारा यह अपने वर्ड टू रिवार्ड कार्यक्रम के तहत भारत की सबसे बड़ी 24x7 सुविधा खुदरा श्रृंखला न्यू साझेदारी की एम्पावरमेंट सपनों की उड़ान लॉन्च। अगला प्रश्न। जनवरी 2025 में राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO के अनुसार वित्त वर्ष 24-25 के लिए भारत का GDP, यहाँ GDP होगा, GDP थोड़ा सुधार कर लीजिएगा, GDP होगा, विकास अनुमान कितना है? तो इसका सही आंसर होगा 6.4। तो ये देखेंगे कि NSO द्वारा ये डाटा प्रकाशित किया गया जो 2024-25 के भारतीय GDP विकास अनुमान जो 6.4 है। 2023-24 में ये 8.2 थी, जो GDP की वृद्धि में काफ़ी कम है। 2023-24 की वृद्धि में GDP की वित्तीय वर्ष 2024-25 में 184.88 लाख रुपया के स्तर पर पहुंचने का अनुमान है, जो GVA का 2024-25 में 6.4% तक धीमी हो गई। आज का अगला प्रश्न देखते हैं। जनवरी 2025 में भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन माइक्रो ग्रिड प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये इसका सही जवाब होगा विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश में। तो ये 2025 का भारत का पहला ग्रीन हाइड्रो माइक्रो ग्रिड प्लांट आंध्र प्रदेश में के सिमहाद्री विशाखापत्तनम के पास में नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन NTPC द्वारा स्थापित किया गया है। यह परियोजना महत्वपूर्ण है। फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग करके हाइड्रोजन का उत्पादन किया जाता है। नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग को बढ़ावा देगा। बड़े पैमाने पर हाइड्रोजन ऊर्जा भंडारण परियोजना के लिए एक प्रारंभिक बिंदु है। कार्बन उत्सर्जन में कमी। ग्रीन हाइड्रोजन का उपयोग पारंपरिक जीवाश्म ईंधन की तुलना में कार्बन उत्सर्जन को कम करने में मदद करेगा। अगला प्रश्न है। 9 जनवरी 2025 को मनाए जाने वाले प्रवासी भारतीय दिवस का थीम क्या है? तो इसका सही जवाब होगा विकसित भारत में प्रवासी भारतीय का योगदान। जो ये उड़ीसा में मनाया गया, जो 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का उद्घाटन हुआ। जो प्रवासी भारतीय दिवस भारत के प्रवासी समुदाय के द्वारा अपनी मातृभूमि के लिए किए गए योगदान को सम्मानित करने का एक विशेष अवसर है। यह महात्मा गांधी के 9 जनवरी 1915 में भारत लौटने के स्मृति में मनाया जाता है और इस वर्ष का थीम था विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने महाकुंभ 2025 की भावनाओं को दूर दराज क्षेत्र तक पहुंचाने के लिए किस नाम का एक चैनल लॉन्च किया है? तो इसका सही उत्तर बताइए। इसका सही जवाब होगा ए, कुंभवाणी। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने महाकुंभ 2025 की भावनाओं को दूर दराज क्षेत्र तक पहुंचाने के लिए कुंभवाणी नाम से एक चैनल लॉन्च किया है, जो प्रसार भारती के लाइव प्रसारण के माध्यम से सांस्कृतिक कार्यक्रम संबंधी जानकारी
प्रसारित करेगा। इस कार्यक्रम के दौरान कुंभ मंगल ध्वनि की शुरुआत की गई और इसका शुरुआत 13 जनवरी 2025 से 26 फरवरी 2025 तक आयोजित किया जा रहा है। अगला प्रश्न है आज का, 21वां थर्ड एशियाई फिल्म महोत्सव कहाँ शुरू किया गया है? तो 21वां थर्ड एशियाई फिल्म महोत्सव कहाँ शुरू हुआ? तो चलिए इसका सही जवाब क्या होगा देखते हैं। तो इसका सही जवाब होगा सी, मुंबई। तो 21वां थर्ड एशियाई फिल्म महोत्सव मुंबई में शुरू किया, जो 61 फिल्में प्रदर्शित की गई। इनके चीनी नाटक द ब्लैक डॉग भी शामिल है। इनमें चीनी नाटक द ब्लैक डॉग भी शामिल किया गया। इस महोत्सव में दक्षिण कोरिया फोकस देश जो दक्षिण कोरिया है, यहाँ 6 फिल्में भी दिखाई जाएगी। इस स्पेक्ट्रम महोत्सव में चीनी, मलेशिया, बांग्लादेश आदि देश फिल्म भी प्रकाशित किया गया है। इस फेस्टिवल में इन देशों का फिल्म भी प्रदर्शित की जाएगी। जावेद अख्तर को एशियाई सिनेमा संस्कृति पुरस्कार और रफीक बगदादी को सत्यजीत रे मेमोरियल पुरस्कार से भी सम्मानित किया जाएगा। तो आज के सेशन में हम लोग 11 महत्वपूर्ण करंट अफेयर से बनने वाले एमसीक्यूज को देखे, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। तो आज के लिए बस इतना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।